सवाल हमारा ये था कि हमने ये फंक्शन बनाया हुआ था, सॉरी फॉर लूप थी हमारी, जिसमें चलना था 6000 टाइम्स तक। और ये 6000 टाइम्स तक चल के कर क्या रही है वो आप एज्यूम कर लें कि हमारे पास डाइस है। उस डाइस को हमने 6000 बार उसको रोल किया है, और ईच टाइम जब भी हम उसको रोल कर रहे हैं हम उसको ये चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपने पास सेव करना है। उसके लिए हमने अपने पास पहले 6 वेरिएबल बना के रखे हुए थे, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के नाम से। अब हमारा जब ये लूप चल रहा है, लूप चलेगा, हमारा ये फंक्शन कॉल होगा ये रैंड का, ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो बिटवीन 1 to 6 होगी, और वो जाके स्पेस की वैल्यू पे वो वैल्यू जाके फेस के अंदर रिटर्न करेगा। जब तक आप मॉड नहीं लेंगे तब तक वैल्यू सर ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 1 से 6 के दरमियान कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा और वो जाके फेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर उसी फेस को आप एक स्विच के अंदर लगाते हैं, उस स्विच में आप वो फेस की वैल्यू देते हैं, और वो स्विच क्या करता है, वो चेक करता है कि इसके अंदर बड़ी वैल्यू अगर 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1 का जो वेरिएबल है उसके अंदर जाके 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, विच मीन्स कि उसको पता लग जाए कि एक बार अभी तक आ चुका है, या वो 2 होगी तो वो 2 के अंदर जाके 1 का इंक्रीमेंट करेगा, इसका मतलब कि 2 एक दफ़ा आ चुका है। और इसी तरह वो 6 के 6 केसेस को चेक करेगा, दोबारा वो चल के दूसरी दफ़ा इसको चलाएगा, दूसरी दफ़ा कोई भी वैल्यू लेट से अगर पहली दफ़ा 1 आई थी दूसरी दफ़ा फिर 1 आ जाती है तो दोबारा ही स्विच केस पे आएगा, चेक करेगा कि 1 दूसरी दफ़ा आया 1 ही है, उसने इसके अंदर एक और का इंक्रीमेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी में 2 आ गया, और ये स्विच केस से फिर बाहर आ जाएगा, तीसरी दफ़ा चलेगा। ये हमने 6 के 6 के लिए चला लिया। अभी तक जो हमारा प्रोग्राम है वो ये कर रहा है कि वो 6000 दफ़ा चलाया और उन सब की हर एक की फ्रीक्वेंसी हमने काउंट करी कि 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, 4 कितनी दफ़ा आया, 5 कितनी दफ़ा आया, 6 कितनी दफ़ा आया। अब सवाल क्या है? हमारा सवाल क्या है? अब हमारा सवाल ये था कि हमने ये चेक करना था कि ये जो फंक्शन यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्रेशन एक बनाया हुआ है और इससे जो हम डाइस का काम ले रहे हैं क्या ये बायस तो नहीं है? बायस का मतलब कि इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी तो नहीं है जिसकी ये बहुत ज़्यादा बार उसको रिटर्न करता है, या कोई एक वैल्यू ऐसी तो नहीं है जिसको बहुत कम दफ़ा ही रिटर्न करता है। लेट्स सपोज अगर 6 वैल्यू है, सिक्का है हमारा, सिक्के को कोई कम दफ़ा तो नहीं रिटर्न करता। अगर 6000 दफ़ा हमने इनको डाइस को रोल किया है तो उसमें अगर हमारा सिक्के की वैल्यू लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी में एट द एंड आ जाती है 400, तो इसका मतलब है कि वो बायस्ड है और क्योंकि वो सिक्के को भी उतनी दफ़ा नहीं रिटर्न कर रहा है जितनी दफ़ा वो बाकी को रिटर्न कर रहा है। तो अब हमने इसको यही चेक लगा कर करना है कि क्या ये बायस्ड है या नहीं है। हमने जो अभी रिक्वायरमेंट रखी थी वो रिक्वायरमेंट ये थी हमारी कि हमने जो भी फ्रीक्वेंसी निकाली उसमें से सबसे उसमें मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम दफ़ा जो आया है और जो मैक्सिमम दफ़ा जो आया है उसके दरमियान में उनके दरमियान की फ्रीक्वेंसी का, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का हम डिफरेंस लें। अगर वो 100 के अंदर अंदर आता है तो हम कहेंगे भाई कि ये आप ना, ये आपका जो डाइस है वो अनबायस्ड, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं और फिर उनके दरमियान में हमने कंपैरिजन करना है कि दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 100 के विदिन हो। हाँ जी, आप कैसे हाँ नहीं वैसे बता दो। उसके लिए हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे, एक फंक्शन होगा मैक्सिमम का और एक फंक्शन हम बनाएंगे मिनिमम का, जिसको ये 6 की 6 वैल्यूज़, ये 6 की 6 फ्रीक्वेंसीज पास होंगी। हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्सिमम का और उसके अंदर ये इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगी उस फंक्शन मैक्स से वो उसके अंदर स्टोर करवा देंगे और सेम ही काम हम करेंगे। हमने जो पहले 3 में से मैक्सिमम निकालने वाला फंक्शन लिखा था अब 6 से लिखने का लिखेंगे, उस वो मैक्सिमम दे देगा। इसी तरह हम मिनिमम बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन आने के बाद 2 लाइनें लिखनी है, एक वो 6 मैक्स ऑफ 6 और मैक्स ऑफ 7, मैक्स ऑफ 6 और मिन ऑफ 6 में 6 के 6 पैरामीटर भेज दिए, ये वाले 6। और फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ चुकी होंगी, फिर हम मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे मिनिमम को
और फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे इफ कंडीशन के अंदर लगा के कि अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो इसका मतलब है कि ये काम बाइस्ड है। यानी ये बाइस्ड जो है वो डाइस है, यानी बराबरी। और अगर वो लेस देन 100 है तो इसका मतलब ओके जी जी यार बात सुनो, बात सुनो यार सर इतने बार भूल लो अब ये आखिरी दिन में तुम्हें दोबारा मैं ये बात समझाऊंगा। अजीब बात जब मैं एक सवाल बंदा सवाल कर रहा है तो आप सुन तो यार जी बताएं। मैं कह रहा हूं तो कहीं ब्रांड पे नहीं डिपेंड करता, नहीं दफा देगा बिल्कुल वो तो पहले अपने डिपेंड मैं हम सिर्फ एक्चुअली हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है ये टेस्ट करने के लिए लिखा है कि हमारा जो रैंडम फंक्शन है वो वाकई रैंडम भी है कि नहीं, तो बना हुआ वाकई रैंडम है कि नहीं। ठीक है एक और मैं इसकी मॉडिफिकेशन और बताता हूँ जैसे करता हूँ वो ये कि हम चाहते हैं कि ये 6000 दफ़ा चला ना हम चाहते हैं 6000 दफ़ा जो कैलकुलेशन की है ये 6000 दफ़ा ना करे, ये 6000 दफ़ा वाला एक एक्सपेरिमेंटल ये 6000 ये एक्सपेरिमेंट की 50 दफ़ा इसी के और फिर वो लगा और क्या पहली दफा चलाया तो डिफरेंस दिया है, दूसरी दफा चलाया डिफरेंस दिया है, तीसरी दफा अगर 50 को 50 दफा वो सही देता है तब मैं यार अब मुझे यकीन अब ये एक और मॉडिफिकेशन है जो मैंने तुम्हें ठीक है सर जी जो इंक्रीमेंट जो हमने किया है सर इसको पहले भी किया है इसको बाद में क्या करते हैं अगर ये जो इंक्रीमेंट है सर प्लस 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 आएगा बाद फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस यार बात सुनो आई डोंट नो आप लोग से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। वो ये कि बेटा आई है ये आई और इसकी वैल्यू है 10 ठीक है मैं यहाँ पे लिखूँ आई प्लस प्लस या मैं लिखूँ प्लस प्लस दोनों का इम्पैक्ट एक ही है। आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाए सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर यही वैल्यू मैं किसी एक और वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ यही वैल्यू में किसी एक और वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ तो बस अब यहाँ डिफरेंस आता है और वो ये है कि पहले ये वैल्यू असाइन होगी यानी कि v1 को 10 असाइन होगा और फिर ये इंक्रीमेंट होगा इसका i प्लस प्लस का मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट यानी पहले i की वैल्यू असाइन होनी है यानी v1 को 10 असाइन हो जाएगा और फिर i में एक इंक्रीमेंट होगा ठीक है v1 में 10 अब इसका मतलब अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद i की वैल्यू 11 हो चुकी है ठीक है। अब जब यहाँ चलाओगे तो यहाँ वो पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वो वैल्यू असाइन करेगा यानी v2 को जो वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी ठीक है ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे उसका यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता चाहे आप पहले लगा ले जाए बाद में लगा ले ये किसी को असाइन तो नहीं कर रहे ठीक है ना। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये है कि इसमें वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप लिख दें प्लस इक्वल टू 1 कर दो फ्रीक्वेंसी 1 प्लस इक्वल टू 1 कर दो या फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 1 कर दो इस तरह मर्जी कर दें कोई तरह चलें जी आगे चलिए। ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है एक्सलैंड वाला जो पिछली दफा आपने प्रोग्राम लिखा था वो आप एक दफा चलाएंगे तो ये आउटपुट जो देगा वही आउटपुट दूसरी दफा चलाएंगे तो भी वो देगा क्यों क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एस रैंड जो रैंडम फंक्शन है रैंडम फंक्शन अपने बैकग्राउंड में क्या रखता है एक पॉलिनोमियल रखता है और उसकी बेस पे वो कैलकुलेशन करता है और वो फिर एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू उसके सीड की वैल्यू सेव हो जाती है और फिर तो अगली सीड पे उसको चलाता है फिर अगली सीड पे इस तरह वो उसमें रैंडम नंबर में काम करता है। ये समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई एक वैल्यू होती है जिसको सीड कहते हैं ये वो वही वाली वैल्यू जो सीड बन पाती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि एस रैंड एक फंक्शन है जिसमें आप चाहें तो सीड पास कर सकते हैं
ये देखिए वो करवाता क्या, ये एक प्रोग्राम लिखता है जिसमें वो सीन करवाता है, सीड, और फिर वो अपने अपने ये वाला वही वाला पुराना वाला प्रोग्राम मैंने लिखा था, ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम दोबारा चला। ये प्रोग्राम कितनी दफा आउटपुट करेगा, ये 10 वैल्यूज आउटपुट करेगा और वो 1 से 6 के दरमियान में, ठीक है। ये आप एक दफा, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे एस रैंड ये वाली चीज ना लिखी होती, एस रैंड सीड वाली, तो ये आप एक दफा चलाते तो वही ये वैल्यू आती, दूसरी दफा चलाते तो भी सेम वैल्यू होती, तीसरी दफा चलाते तो भी सेम वैल्यू होती। यहाँ पर आपने पहले सीड ले लिया और सीड लेने के बाद जब आप एस रैंड को ये सीड पास कर देंगे उससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही रैंडम। तो वो बिल्कुल रैंडम अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहली दफा जो 67 अगर पास किया तो ये पैटर्न आया, दोबारा अगर आप 67 दोबारा पास कर देंगे तो वो यही पैटर्न जनरेट करेगा। ये बात समझ, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा है, देखिए आपने 67 से चलाया, ये पैटर्न आया, अगर आप वैल्यूज भेज देंगे चेंज करेंगे तो वो और चीज हो जाएगा, लेकिन आप दोबारा से अगर 67 भेज देंगे तो ये वही पैटर्न दोबारा मिलेगा। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसके इस सीड को भी रैंडम करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइम जीरो टाइम डॉट एच में डिफाइन होता है। ये एक्चुअली हमें हमारे जो सीपीयू है उसके क्लॉक टिक की वैल्यू बताता है, और वो हर दफा जब भी प्रोग्राम चलता है वो चेंज जीरो देना, आई डोंट नो, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये लाइन क्या कर रही है, 1 प्लस रैंड मॉड, अच्छा ये इसमें इसी का जेनेरिक वर्जन लिखा है, हमने एक्चुअली इससे भी ज्यादा जेनेरिक पढ़ा। ये क्या है, ये है मॉड शिफ्टिंग वैल्यू प्लस शिफ्टिंग वैल्यू में कितना आगे से शुरू करते हैं, अब ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये है रैंड मॉड लेते हैं आप, ये रैंड मॉड का मतलब कितनी वैल्यूज हैं जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, और फिर आपने याद है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया था, मल्टीप्लाई बाय भी एक फैक्टर पे किया था जो हमें बताता था कि ये वैल्यू किस चीज के मल्टीपल्स होने चाहिए, बात समझ, ठीक है। हमने एक्चुअली इससे भी जनरलाइज किया था कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था बाय मल्टीप्लिकेशन से, हो गया, ये हमारा रैंडम हो गया। चलें जी, ये एक और गेम है, ये ना पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो ये ना एक पहले मैं आपको एक सा नीचे दिखाया था कि ये एक, पहले आप ये फंक्शन पढ़े, ये क्या है, ये क्या है, हाँ जी मारो, हाँ जी, ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो आलिया बताओ। तो डाई 1 डाई 2 में क्या वैल्यू है, ये किए ना आपने साइन, ये क्या करेगी साइन, ये क्या वैल्यू साइन करेगी, हाँ क्या ये बेटा क्या वैल्यू साइन होगी, सर मारू पर, और वो आप दोनों यहाँ पर आ गया, प्लीज थोड़ा आप आगे आ जाओ। हाँ जी आगे बताएं, ये दोनों वैल्यू क्या साइन होगी, रैंडम वैल्यू क्या साइन होगी, किसके दरमियान में हुई, गार्बेज वैल्यू साइन हो रही होगी, ये डाई 1 डाई 2 पर गार्बेज वैल्यू साइन हो रही होगी, अभी 1 से लेकर 6 के दरमियान में, तो गार्बेज क्यों कह रही हो, वो फर्स्ट लाइन से आ रहा है, हाँ फर्स्ट लाइन पर 81 और 82 लाइन के ऊपर जो होगी वो गार्बेज होगी, लेकिन ये 85 के ऊपर तो वैल्यू साइन हो जाएगी। अच्छा ये आप ये बताएं, आप आगे प्रोग्राम करके कर क्या है, सर वो वर्क सम पे दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसके बाद प्ले रोल होगा और जो डाई 1 है उसमें ऐड हो जाएगी डाई 2 की वैल्यू, और फिर वो सी आउट कर देगा सिंपली जो है ये तो ये क्या सी आउट करेगा, सर वर्क सम सी आउट
सर पहले वो डाइस 1 लिखेगा, फिर उसके बाद डाइस प्लस लिखेगा, उसके बाद डाइस 2 लिखेगा, उसके बाद इक्वल टू का साइन आएगा, उसके बाद जो है वो लिखा हुआ आएगा कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डाई के ऊपर आई है इक्वल टू, और जो वर्क सम है वो एक्चुअली वो क्या रिटर्न करता है? यार सलाम क्या उसका है, क्या हुआ है यार? तुम बैठ नहीं सकते, तुम थोड़ी देर दबाओ तुम आगे में जाते हो। हाँ जी आपकी बात करो, वो वाला गुजरना है। बैठ जाओ फिर। हाँ जी वर्क सम में क्या वैल्यू रिटर्न हो रही होगी? मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? यानी 2 से लेकर 12 तक कोई भी वैल्यूज है डेटा की। चलिए बंद कर दो। ये हमारा हमने रोल टेस्ट कर दिया, ठीक है? ये बात सुनोगे? ये ना क्या वाइड वाला कोई भी वैल्यू पास हुआ। चले जी यहाँ पर आगे प्लीज, ये ना ये पहली लाइन है ना इनम स्टेटस, ये ना एक तरीका है अपने अगेन कोड को थोड़ा क्लीन करने का। आप बस इसको ये समझें कि ये जो कंटिन्यू वन और लॉस है ना, ये तीन इंटीजर्स बने, 3 इंटीजर्स, और जिसमें कंटिन्यू का मतलब है 0, 1 का मतलब है 1 और लॉस का मतलब है 2। ये बात सुना? कंटिन्यू का मतलब है 0, 1 और 2। आप चाहें तो और भी इसमें ऐड करवाना चाहे करवा सकते हैं, ठीक हो गया? और ये स्टेटस क्या है? स्टेटस एक्चुअली एक वेरिएबल, एक डेटा टाइप बन गई, जिस तरह इंटीजर डेटा टाइप होती है ना, इस तरह ये स्टेटस भी अब एक डेटा टाइप बन गई है। आप समझे वो इंटीजर ही है, ठीक है? अब आप चाहें तो स्टेटस डेटा टाइप का कोई एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इसको जो वैल्यूज असाइन होगी वो इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यूज है। ये देखिए आप गेम स्टेटस को देखें, गेम स्टेटस को कंटिन्यू असाइन हो सकता है, इसको 1 असाइन हो सकता है, इसको लॉस है। सर इसके अंदर लॉस नहीं स्टोर कर सकते? हां लॉस का निकलेगा। हाँ अगर आप उसकी वो 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा अगर गेम स्टेटस में एक मिनट, अगर गेम स्टेटस में वैल्यू रखी हुई है कंटिन्यू और आप सी आउट करेंगे गेम स्टेटस तो क्या आउटपुट होगा? 0 और अगर उसमें 1 रखा है तो 1 आउटपुट, और अगर लॉस रखा हुआ है तो 2। समझ में आएगा? ठीक है? जब आप बस इसका फायदा से क्या होता है कि जो कोड है ना वो बहुत क्लीन रहता है। और जिस तरह याद है हमने अपनी गेम में टर्न डबल इक्वल टू ब्लैक लिखा था, ये बिल्कुल वही वाला, ठीक है? चले जी यहां से कोड पढ़ना शुरू करें। ये 2 वेरिएबल बनाए इसने, एक का नाम रखा है सम, एक का नाम रखा है माई पॉइंट। ये 2 वेरिएबल है, दोनों में फिलहाल गारबेज जड़ी पड़ी हुई है। यहाँ ये srand टाइम्स 0 करता है, क्या मतलब? ताकि हर दफा गेम जो है वो नए तरीके से शुरू हो। हम ये इस कोड को समझते हैं, देखते हैं ये क्या बना, ठीक है? प्लीज पहले सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि ये अभी तक जो मैंने कोड आपको दिखाया ये कोड क्या कर रहा है। जी ये जो srand टाइम यूज केस का ये मतलब है कि जो हमारे पास बफर में वैल्यूज पड़ी वो सारी बफर का ताल्लुक ही नहीं, बफर का ताल्लुक नहीं है। srand टाइम 0 का मतलब ये है कि याद है रैंड फंक्शन ने हमने बताया था आपको कि अपने बैकग्राउंड में इसने क्या रखी होती है? पॉलिनोमियल रखी होती है, और इसने एक वेरिएबल रखा होता है जिसका नाम होता है सीड, और वो सीड के ऊपर एक्चुअली वो पॉलिनोमियल को कंप्यूट करता है, ठीक है? यानी वो जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल जिस तरह हम एट x निकालते हैं x=10 तो वो 10 के ऊपर कंप्यूट हो जाएगी, तो इसी तरह वो सीड की वेरिएबल की वैल्यू के बेस के ऊपर एक पॉलिनोमियल को कंप्यूट करता है, और वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसी है ना? तो ये srand टाइम 0 का मतलब है कि आप खुद कोई उसको सीड असाइन कर रहे हैं शुरू, ठीक है? ये बात समझ? अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जब भी गेम चलाएंगे तो वो सेम ही पैटर्न से चलेगा, ठीक है? बस ताकि हर दफा हम चाहते हैं कि वो नए तरीके से शुरू, ठीक है? डिफॉल्ट इस तरह से इस तरह एल्स नहीं होता, if else also your default, ठीक है? लीजिए पढ़े क्या कहते हैं? चेंज करना चाहता हूँ।
हाँ भाई जैन क्या कह रहा है? अगर सम का पहले वो रोल डाइस करता है, पहली लाइन पे वो रोल डाइस करता है ना। रोल डाइस में बेटा क्या वैल्यू, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है? 2 भी आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक। 2 से लेकर 12 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। वो वैल्यू उसने स्विच में डाला। स्विच में डालने का मतलब क्या है? उसके करस्पॉन्डिंग या केस 1 होगा, केस 2 होगा, इस तरह केस सारे हो सकते हैं। यहाँ पे इसने 1 2 तो लिखे नहीं, सिर्फ लिखा है केस 7 और केस 11। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आए तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर देता है। 1 मीन 1 ऐसे है, और ये ब्रेक कर देता है। तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है आप पहले जीते, समझाएगा? इसी तरह 2 आ जाए या 3 आ जाए या 12 आ जाए तो गेम स्टेटस को क्या करता है? लॉस। ये समझ में आ गई बात? इसके अलावा चाहे जो मर्जी वैल्यू है, इसके अलावा चाहे जो मर्जी वैल्यू है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 1 4 8 9 1 नहीं 4 5 इनमें से चाहे आप जो मर्जी वैल्यू आए वो डिफॉल्ट में जाए, ठीक है? डिफॉल्ट का मतलब है कि इनमें से अगर कोई भी केस नहीं चलता तो ये केस, ठीक है? यहाँ पर आके वो सबसे पहला एक काम करता है कि गेम स्टेटस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कंटिन्यू कर देता है। कंटिन्यू क्या मतलब? 0। समझ में आई बात? लेकिन वो कितना क्लीन लग रहा है और यही पे 0 मान लिखते हैं, मुझे क्या मतलब लग रहा है? लेकिन हमें पता है कंटिन्यू का मतलब ये गेम अभी तक चल रही है, गेम खत्म नहीं है। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए कॉपी तो इसको इनम डिक्लेयर करता है, ठीक है? इनम का मतलब होता है कि नई डेटा टाइप बना, ठीक है? 0 स्टार्ट उसमें भी नाम रख सकते हैं। प्लीज बात सुने। और साथ में माय पॉइंट को वैल्यू असाइन कर देता है सम। क्या मतलब? कि जो भी रोल डाइस पे वैल्यू आई थी ना, वो वैल्यू इस माय पॉइंट को असाइन कर। फॉर एग्जांपल 4 आया था तो ये माय पॉइंट को वैल्यू क्या असाइन होगी? 4, ठीक है? सी आउट में रहता है कि भाई तुम्हारा पॉइंट अब 4 है, यानी अब तुम्हारा जो पॉइंट है वो 4 है। और साथ ही वो ब्रेक करता है। ब्रेक का मतलब है वो लूप से बाहर। समझ में आ गई बात? ये लूप, ये आपका ये स्विच खत्म हो रहा था, यहाँ आ गया आप वाइल में आके वो कंडीशन चेक करता है। क्या कंडीशन है? अगर गेम स्टेटस कंटिन्यू के इक्वल है। कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है? 0 इसका मतलब है अगर गेम स्टेटस में वैल्यू कंटिन्यू पड़ जाए, इसका मतलब है अब दोबारा से ये लूप चलेगा। इक्वल है। ठीक है? यहाँ पर वो आता है, आके पहला काम करता है वो रोल डाइस करता है। रोल डाइस पे करने के बाद वो चेक करता है कि कहीं आपकी जो वैल्यू है, यानी सम में जो वैल्यू आई है वो उसी माय पॉइंट के बराबर तो नहीं आ गई। अगर माय पॉइंट के बराबर आ जाए आप जीते। 4 है तो अगर रोल डाइस अब आपने दोबारा किया और आपका दोबारा 4 आ गया तो आप जीते। क्यों? किस तरह वर्ड से? गेम लीडर को दोबारा से फोन करते हैं। गेम लीडर को फोन करेंगे और ये क्योंकि वाइल लूप में लगा हुआ है, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि वाइल लूप ने कब तक चलते रहना? जब तक कंटिन्यू उसमें वैल्यू पड़ी। इसके एल्स में आके वो दोबारा कहता है कि अगर कहीं सामने 7 तो नहीं आ गया। अगर 7 आ जाए आप गेम हार गए। इसका मतलब है ये दोबारा जो वाइल लूप लगा हुआ है ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपने जो वैल्यू आपने जो डाई रोल की है वो वैल्यू ना आ जाए जो आपने पहली दफा डाई को रोल किया था तो उससे आई। ये समझ में आएगा?
या आपका 7 आ गया। अगर आप 7 आ गए तो आपका गेम लॉस्ट हो जाएगा, आपका ये लूप ब्रेक हो जाएगा, आप बाहर आएंगे। यहाँ के वो चेक करता है अगर गेम स्टेटस की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर 1 है तो प्लेयर विंस, अदरवाइज क्या आता है, प्लेयर लूज। ये बात समझ आ गई? ठीक है। ये एक बड़ी आई डोंट नो ये कोई आई थिंक 2 बंदों में वो लेकिन तो पॉइंट्स भी तो सेम थे, मुझे तो कोई नॉन होता हां हां और पॉइंट्स तो एक दफा आपने रोल किया है वही आप दोबारा रोल करके तो जी आपका एक दफा अगर पॉइंट फाइल हो गया, अगर आपका एक दफा पॉइंट फाइल शेरोज, अगर आपका एक दफा पॉइंट फाइल हो गया तो फिर या तो 7 आएगा तो आप बाहर नॉकआउट होंगे, या वही पॉइंट दोबारा आएगा। ये देख लीजिए गेम पहली दफा 7 आ गया वो गेम जीत गया। फिर आपका 12 आया, आप गेम लूज कर गए। फिर वो 6 आता है, ये अब आपका पॉइंट हो गया। फिर वो कहता है मैं पहले दफा 8 चलाता हूँ, 9 चलाता हूँ, 3 चलाता हूँ, 6 चलाता हूँ, और 6 जैसी है वो दोबारा मैच करके वो जीत गया। इधर देखो पहले दफा चलाया 4 इसका पॉइंट बन गया, और फिर जो चलाते हैं 10 आता है, 6 आता है, 10 आता है, लेकिन 4 नहीं आ रहा, और जैसे ही 7 आया भाई आप गेम लूज कर रहे हो। तो नहीं बात यहाँ वो समझाता है कि देखो मुझे मैंने इनम बताया था ना, इनम ये आप चाहे सिर्फ उसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई कि आप चाहे इनम से बहुत अपनी डेटा टाइप बना सकते हो। इनम एक मंथ्स की इसने डेटा टाइप बनाई है, ये दूसरा इंच से आते हैं, और उसमें वैल्यू देखो जैन, फेब, मार्च ये असाइन करते हैं। अब आप चाहें तो अपने कोड में ये ले सकते हैं। कितना हाँ पहले तो 0 नहीं आती, हाँ पहले तो 0 पहले नहीं, जनवरी 1 होता है। क्या बात सुने, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो पहली वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, एंड सो ऑन। अगर आप पहली वैल्यू को 1 कह देंगे तो अगली जो है वो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इंक्रीमेंट पहले को 2 कहते हैं, सॉरी अगली 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इनम को भी असाइन करते हैं। अगर जनवरी को 2 कर दिया पूरा तो वो तो वो 2, 3, 4 ठीक है। चलिए जी बात सुने, ये इनम आपके कोर्स में नहीं है आप, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये काम इंटीजर से कर सकते हैं, ये हमें पहले पता है। हम एक्चुअली graphics.h में इस तरह की चीज़ों में ये वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो आप वाइट लिखते हैं या ब्लैक लिखते हैं, चलिए ये आपके फंक्शन हो गए। ऑलराइट, नीचे पढ़ेंगे, ये एग्जांपल है आपके वेरिएबल्स को, ठीक है। ये यहाँ से शुरू करें, आसान से हो क्या लोकल है, वो लोकल है, तो यहाँ पे लोकल को मोबाइल से भी कर सकता है। नजर नहीं आ रहा यार बात सुनो यार, ये देखो ना, अब मैं तुम्हें अगर तुम देखो तो ये जो चैप्टर हमने रिव्यू कर रहे हैं, यू विल सी कि देयर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स जो कि शायद हम लेक्चर में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। इस तरह देखो जो मैंने आपको बताया कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से इस तरह से कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स, ये वो चीज़ें जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ये जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो बुक जो होती है ना बड़ी डिटेल में लिखी जाती है, लेकिन लेक्चर उतनी डिटेल में नहीं हो सकता। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप बुक पढ़ें ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता लगेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आपको एक और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये बेटा आपने इंटीजर x = 1 बनाया, ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल। बेटा अब यहाँ पर आप एक और नया स्कोप शुरू हो गया, हर नए स्कोप में आप वो एक उसी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये एक नया वेरिएबल बन गया इंटीजर x = 5। ये क्या आउटपुट करेगा,
लेकिन आपने कहा ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी कॉल कर सकते हैं। हाँ कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे जब आपने वेरिएबल सर अगर नया फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं बहुत सारे। अभी हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने एक और ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 7 लिखा, ये कौन सा आउटपुट करेगा? ये कौन सा आउटपुट करेगा? 5 आगे 10 1 कौन कह रहा है 1? ये 5 करेगा क्यों? उनका अभी तक ये स्कोप खत्म नहीं हुआ। सॉरी ग्लोबल कहीं भी कॉल हो सकता है, ठीक है, अगर उस स्कोप में कोई और नाम बना हो तो। अगर उस स्कोप में कोई और कोई नाम बन गया तो वो मोस्ट रिसेंटली कॉल खाली एक पैटर्न से वो बन आता है। नहीं अगर नीचे x ना हो, हाँ x ना, अगर ये इंटीजर x इक्वल टू 5 अगर ना बनाया होता तो फिर वो बन कर चले जी। ये ना आगे देखें, ये ना 4-5 फंक्शन कॉल किए हुए, एक है यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल, ये नीचे फंक्शंस आ रहे हैं। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। जहाँ प्लीज देखें, ये है एक फंक्शन जिसका नाम है यूज लोकल। यहाँ पर बेटा आपने एक और इंटीजर x बनाया, इसकी वैल्यू 25 है। ये क्या आउटपुट करेगा? ये कितनी होने की वैल्यू? क्या आउटपुट करेगा? आप इसको दोबारा भी कॉल करेंगे तो ये यही आउटपुट करेगा। ऐसी है ना? ऐसी है? चलिए आप ये अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज, ये फंक्शन है जिसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल मैंने अगेन बनाया है इंटीजर x इक्वल टू 50, लेकिन ये इसके साथ मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया। सुन लो, स्टैटिक का मतलब होता है अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगाते हैं। आज यूजुअली जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं एक फंक्शन के अंदर, वो उस फंक्शन में बनता है, जैसे ही वो फंक्शन टर्मिनेट होता है तो वो वेरिएबल कहाँ जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब आप दोबारा फंक्शन में आते हैं तो वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होता है और उसके अंदर वैल्यू गार्बेज होती है एंड सो ऑन। जब स्टाफ असाइन करेंगे दोबारा उसको वैल्यू दोबारा से कोई सेम था, ऐसे ही ऐसे ही होता है। स्टैटिक वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता। जब आप पहली दफा वो फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो वेरिएबल जाके बनता है, ठीक है। यानी ये इंटीजर x जो बनेगा और उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? 50 होगी। अच्छा, अब जब आप इस फंक्शन से निकलने लगेंगे तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं, विच मीन्स कि जब आप इस फंक्शन में वापस आएंगे दोबारा, अगर आपने दूसरी दफा कॉल कर दिया तो जो निकलते हुए इसकी वैल्यू थी वही की वही रहेगी। ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल में और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ये इसी स्कोप के साथ बाइंड है, जैसे ग्लोबल पूरे स्कोप के साथ बाइंड होता है। अभी सुन लो बात, आपने इंटीजर x बनाया जिसकी वैल्यू 50 थी, आपने आउटपुट किया 50 आउटपुट होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51। ये आउटपुट करेंगे तो 51 आउटपुट होगा, ऐसी है। ये अब यूज स्टैटिक लोकल वेरिएबल से आपने एक दफा कॉल किया बाहर, ठीक है, आपने यही यूज लोकल वेरिएबल दोबारा कॉल किया। अब जब आप दोबारा इसमें आएंगे तो ये लाइन आप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, जैसे इनिशियलाइज होता है। ये सिर्फ एक दफा चलती है, पहली दफा आप कॉल करें, आगे इसे इग्नोर मार। अब क्या होता है कि ये जो इंटीजर x है ये पहले ही यहाँ पड़ा हुआ है, इस x की वैल्यू 51 होगी, यानी ये जब यहाँ आउटपुट करोगे 51 आउटपुट होगा, और यहाँ पे जब प्लस प्लस x करोगे तो 52 हो जाएगा, आउटपुट करोगे क्या होगा? 52। अच्छा, लेकिन एक बात है, आप इस वेरिएबल को कई बार एक्सेस नहीं कर सकते। ये वेरिएबल इसी स्कोप का वेरिएबल है और इसी स्कोप से आपको मिलेगा, आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। स्टैटिक का मतलब एक दफा जो वैल्यू साइन हो गई उसके बाद दोबारा नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब है ये वेरिएबल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये स्कोप के साथ बाउंड होगा। 51 हो गया, मैंने 3 कॉल कर दिया उसमें 15 इसी स्कोप में What about this one? Rafiq बताओ, खड़ा रहो। हाँ जी, ये फंक्शन बताएं क्या करेंगे?
के बाद सी आउट होगा ग्लोबल एक्सेस और आगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वाली हो जाएगी? सर जो ऊपर जो स्टैटिक ग्लोबल वाली आएगी सर। ग्लोबल वाला जो है वेरिएबल है वो कौन सा है? 1 है। तो 1 आउट और इसकी वैल्यू साथ ही क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10 हो जाएगी। 10 और स्टैप होगा 10 आउट। जब आप ग्लोबल दोबारा कॉल करेंगे तो ग्लोबल की वैल्यू क्या होगी? सर 10 हो चुकी हुई है। सर उसी ग्लोबल की वैल्यू उसकी ग्लोबल तो हर जगह जैसे पहले अगर वो एक दफा चेंज हो गया ठीक है। तो जब आप दोबारा ग्लोबल कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 है। अब ये 10 आउटपुट करेगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा। भी चाहिए होता बात सुनाई ठीक है। वो भी एक दफा निष्कर्ष All right. If you remember, हमने कहा था कि ये क्या था? ये int m% काउंट का क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपने एक रेफरेंस बनाया है, आपने उसी लोकेशन का एक और नाम बनाया, ठीक है? जब आप कोई वैल्यू बाय रेफरेंस पास करते हैं और उसकी वैल्यू जाके अगर चेंज करें तो वो रेफरेंस में वैल्यू चेंज होती है। जो एक्चुअल वेरिएबल होता है उसमें भी चेंज। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए x की वैल्यू 2 है और g की वैल्यू 4 है। आपने ये स्क्वायर बाय वैल्यू कॉल किया। स्क्वायर बाय वैल्यू क्या करता है? स्क्वायर बाय वैल्यू नम लेता है, नम को ही मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 नम करता है। यानी कि नम में अगर 2 पॉसिबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया और वही वो रिटर्न कर देता है। अच्छा यहाँ पर आ जाए, x की क्या वैल्यू होगी? क्या 4 हो चुकी होगी? x की वैल्यू वही की वही रहेगी ठीक है। बाजू के जो रिटर्न हुआ है वो 4 हुआ है। ये बात समझ आई? आपका x नहीं बदलेगा। What about here? जब आप z पास करते हैं और z बाय रेफरेंस पास होता है और यहाँ पर आपने ये काम किया हुआ है num ref मल्टीप्लाई इक्वल टू num ref, तो अब ये 4 हो चुका होगा और अब जब आप ये आउटपुट करेंगे तो z में क्या आएगा? 16 है ठीक है। g ही तो मैं चेंज करने की बात कर रहा हूँ। ये बात सुनाई? ये हमने कहाँ यूज किया? सर ये फंक्शन कॉल स्क्वायर बाय वैल्यू को कॉल करने के बाद ये टर्न इसने कॉल किया है तो वो सी आउट में x की वैल्यू 4 नहीं करेगा? हाँ बट यहाँ पर यहाँ 4 करेगा, ऊपर यहाँ पर यस ये 4 नहीं करेगा, यहाँ 4 करेगा यहाँ पर जो उसने रिटर्न किया, लेकिन x की वैल्यू 2 ही रहेगी ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखो जो z है, z यहाँ पर 4 था, यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल हो 16 हो गया बाय रेफरेंस के तो सी आउट भी किया जाएगा ठीक है। सर जी बाय रेफरेंस में थोड़ा दोबारा समझा क्या हुआ? थोड़ा दोबारा समझा यार बाय रेफरेंस जब आप कोई रेफरेंस बनाते हैं तो एक्चुअली आप किसी लोकेशन का एक और नाम बता रहे हैं। जब आप उसके थ्रू वैल्यू चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में वैल्यू चेंज ठीक है। ये उसकी चलिए जी आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल है या आप खुद देखेंगे? ये तस्वीर क्या बता? पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे जवाब देना ठीक है। ये अरे सरे का नाम क्या है? इस अरे का साइज कितना है? आलिया इस अरे का साइज कितना है? आलिया 11 नहीं हमने भी हाँ भाई मारो 12 साइज है ठीक है। आसान
कितना साइज है 12, ठीक है। अच्छा प्लीज बात सुनो, अच्छा बात सुनो, अगर आप ये अरे, आपको मैंने बताया था कि ये अरे जो होती है उसके 2 मोड होते हैं। अगर मैं 2 मोड में इसको ठीक करना चाहूँ तो एक है यूजर मोड। जब यूजर मोड में मैं बात करूँगा तो इसका जो पहला इंडेक्स होगा वो 0 इंडेक्स होगा, ठीक है। जो यूजर मोड है उसका जो पहली जगह उसकी जगह पे -45 पर, जो दूसरी जगह उसकी जगह पे 6 पर, और जो तीसरी जगह उसकी जगह पे 0 पर, चौथी जगह उसकी जगह पे 32 पर। उसके बाद आता है प्रोग्रामर मोड। प्रोग्रामर मोड में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो अरे के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, तो वो क्या पड़ा हुआ है -45। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ, एंड सो ऑन सो। ये बात समझ आ गई, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? चलिए जी, आप कुछ सवाल करते हैं आपसे, आपने बताना है कि इसकी वजह से क्या, ये कहां पर वैल्यू चेंज हुई, ठीक है। चलिए जी, आगे ये लाइन जो आपने दिखाई है मैंने आपको, ये लाइन किसमें वैल्यू चेंज करेगी? गिवन के ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6। खामोश हो जाए, खामोश। जिससे मैं पूछूंगा जवाब पहले देख लेंगे। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है a प्लस बी, सी के a प्लस बी प्लस इक्वल टू 2, ये किस में वैल्यू जाके चेंज करेगी? C11 पे जाओ, शाबाश। क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 80 हो जाएगी। किसी को ये बात समझना है, ये पहले ये अंदर वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। a प्लस बी का मतलब है 5 प्लस 6 इज 11, a11 C11 पे जाकर क्या कहते हैं ना, प्लस इक्वल टू 2, व्हिच मींस इसमें वैल्यू दो में 2 है। हमारी बात ठीक है, ऐसी है जी। ये क्या करेगा? ये C0 प्लस C1 प्लस C2, ये क्या आउटपुट करेगा? मुझे आउटपुट बताओ। -39 आंसर। तुम कह रहे पहले तीन आउटपुट करेगा, नहीं यार आउटपुट की एडिशन कर। यार बात सुन रहे हैं, ये आप लोग जो केयरलेसली एटीट्यूड दिखा रहे हैं या आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये अल्दो कि ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये नहीं कर रहा है, मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप जितना काम कर चुके हैं ये कुछ भी, लेकिन आप केयरलेसली बिहेव कर रहे हैं और ये आपको बहुत उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एग्जाम में इसी तरह की चीज़ें हैं, अगर आप हमें ड्राई रन करना है, अगर आप नहीं